ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। सॉरी, सैटरडे और संडे को कोई क्लास नहीं आई क्योंकि मेरी बहुत हेडेक हो रहा था, लेकिन मैं पूरा कर दूंगा कंपनसेशन एक्स्ट्रा क्लास देके, ठीक है ना। तो हमने आपको डे 5 में आपको वर्क के सारे कंसेप्ट बता दिए थे, ठीक है ना। आज डे 2 है। वैसे वैसे तो इस चैप्टर की क्लास 2 है, लेकिन डे 6 है, ठीक है ना। तो डे 1 से लेके 5 तक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख के प्रीवियस कंसेप्ट कर सकते हो। तो मैंने जो वर्क का पढ़ाया है मैं प्रूफ करूंगा। आज की क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और तीसरी क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन करूंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है ना। मेरा तरीका यही है शुरुआत से, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाया, चाहे मैं उससे पहले ट्यूशन पढ़ाया, चाहे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया। मैं बिलीव करता हूं कि सबसे पहले सारे कंसेप्ट पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करने चाहिए। जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा है शुरुआत से, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतार रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि मान लो आपने वो क्वेश्चन सीख लिए, लेकिन कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आपका कुछ छूटा हुआ है और उससे क्वेश्चन आ गया तो आप गिरोगे, ठीक है ना। तो वर्क मैं जो करा चुका हूँ 100%, और मेरा तरीका यही है और मैं यही कहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरे तरीके से पढ़ो, बात खत्म, ठीक है ना। अब बारी आती है एनर्जी की। जैसे कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप कहीं जा पा रहे हो तो आपको उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए थिंग रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। हिंदी में बहुत ही आसान है। किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। क्या है? और आपको पता चलेगा कि वर्क का भी जूल था। तो अभी हम बाद में प्रूफ करेंगे कि वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, ठीक है ना। अभी बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखो, एनर्जी ये समझ गया। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना खाने से लेके पढ़ाने से लेके कोई सा भी काम हो डेली लाइफ का, उसमें हमारी एनर्जी लगती है, उसे जो चीज़ लगती है उसे एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब एनर्जी आपके पास कितने टाइप की पढ़नी है? एक होती है, वैसे दो ही पढ़ लो, ठीक है, दो ही आपके कोर्स में। एक होती है पोजिशनल एनर्जी, एक होती है मोशनल एनर्जी। पोजिशनल वो जो पोजीशन की वजह से होती है। इसके अगर डिटेल में जाओगे तो एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और इसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट भी कह देते हैं कभी कभी, और इसे कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ये होती है काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्प्रिंग द्वारा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। इसे पोजिशनल एनर्जी क्यों कहा समझाता हूँ। मान लो आपने, ये जमीन है, ठीक है ना, यहाँ से इतनी ऊपर एक ईंट उठाई और नीचे छोड़ी, तो अगर वो ईंट आपके लगेगी तो कुछ चोट लगेगी। अगर आप इसे और ऊंचाई तक ले गए, अब छोड़ोगे तो अब जो चोट लगेगी वो ज़्यादा चोट लगेगी, है ना। यानी कि आपने क्या देखा, जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन को इन शॉर्ट इस केस में हम क्या कह सकते हैं, हाइट। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट में इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा था हर चीज़ को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। यानी कि ये जो चोट लगा रहा है, ये इसका जो इम्पैक्ट ज़मीन पे पड़ रहा है या आपके ऊपर पड़ रहा है, या जो आपको गिरने में चोट लग रही है, वो एक एनर्जी के थ्रू लग रही है। और वो एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? इसके हाइट के वजह से। इसी हाइट वाली एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, और इसका फॉर्मूला होता है mgh।
M फॉर मास, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ओके, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 फिक्स होता है। H फॉर ऊंचाई, ठीक है। अब दूसरी चीज भी समझते हैं, अभी इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब मान लो ये एक स्प्रिंग है, यहां तक है। अब आपने इस स्प्रिंग को खींचा, मतलब देखो ये पहले मान लो इसकी लेंथ थी L, अब आपने क्या करा, X फालतू खींच दिया, X फालतू खींच दिया, मतलब इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। अब आपने देखा है जब इसे यहाँ से छोड़ते हो, जब इसे यहाँ से छोड़ते हो तो ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है, यानी कि ये स्प्रिंग एक काम कर रही है वापस अपनी पोजीशन में जाने का। और हमने क्या पढ़ाया, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो उसमें एनर्जी लगती है, तो यानी कि स्प्रिंग के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो गई, जिसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कहां तक आएगा, तो ये फॉर्मूला इसको और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है आपको इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना। वैसे मैं बता देता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट ना स्प्रिंग के इलास्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है, आपने देखा एक स्प्रिंग है जिसे बार बार स्ट्रेच करोगे तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, और एक स्प्रिंग है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होती, ठीक है ना। तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होता है जब इलास्टिक प्रॉपर्टी एज इट इज रहती है, और जब इलास्टिक प्रॉपर्टी टाइम के साथ डिग्रेड हो जाती है बहुत जल्दी, तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट लो होता है। आपको नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना कि एक्स पे डिपेंड करता है, छोड़ो। अब वहीं आते काइनेटिक एनर्जी का। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये गोली को, बुलेट, बंदूक से निकली बुलेट को आप हाथ से फेंकोगे तो किसी के चोट लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसके अंदर एक वेलोसिटी नहीं होगी वो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो इसे इनडायरेक्टली समझा जाए तो ऐसे भी समझा जा सकता है कि वेलोसिटी की वजह से, किसी वस्तु के गति के वजह से उसमें जो एनर्जी, उसमें जो ऊर्जा आ रही है उसे कह रहे हैं गतिज ऊर्जा, और उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv²। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, और इनके थोड़े थोड़े डेरिवेशन जो भी आपके पास कोर्स में है 9th में 10th में, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो पहले लिख देता हूं, एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, हिंदी में किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस केस में पोजीशन एक्चुअल में हाइट होती है, जो हम जनरल केस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया। अब इस पे सिंपल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कैसे? कि एक वस्तु है 10 किलोग्राम की, वो 5 मीटर ऊपर ले जाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m की जगह 10, g की जगह 9.8, h की जगह 5। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 मेंशन कर रखी हो, तो अगर 10 मेंशन कर रखी होगी तो 10 ले लेना, ठीक है ना। अब इसे गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ सुनना। मान लो ये हाइट है 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर। आपने एक बुक जिसका द्रव्यमान था 1 किलोग्राम, कितना था? 1 किलोग्राम, और मैं कह रहा हूं जी को ले लो 10, ठीक है ना। आप इस बुक को यहां से उठा के ऊंचाई पे ले गए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। यार सुनना, एक वस्तु, एक ऊंचाई है 10 मीटर, वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। आप उसे, हमने कह दिया कि जी की वैल्यू को
ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। ओके, हमने कह दिया जी की वैल्यू को 10 मान लो, ठीक है ना। अब आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टॉप पे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो अब निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी है देखो, 1, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, तो 100 जूल आ गया। वही एक दूसरा जना इस बुक को पहले यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, कैसे कैसे करके वो भी यहीं तक पहुँचा। अब मैंने बोला यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m की वैल्यू वही है 1, g की वैल्यू 10। अब इस केस में भी हाइट कितनी होगी बच्चों? 10 ही होगी। इस केस में भी हाइट कितनी होगी? 10 ही होगी। तो आंसर आ गया 100 जूल। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है जिससे एमसीक्यू में आता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट द पाथ, मतलब जो रास्ता चुना गया है उसके इंडिपेंडेंट होता है कौन? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है हाइट कितनी हुई। वो ये नहीं देखता कि आपने वो हाइट स्ट्रेट अटेन करी है या किसी और पाथ से अटेन की है। तो जैसे कि आप सब लोग वैष्णो देवी जा चुके हैं, ठीक है ना, या जो नहीं गया वो जाएगा, या कोई भी धर्म स्थल में जा चुके हैं जो हाइट पे होता है। वैष्णो देवी में क्या होता है, एक रास्ता इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे ऐसे करके, और एक रास्ता शॉर्टकट है सीढ़ियों से। तो हमारा ये मिथ होता है और हमें ये लगता है कि सीढ़ियाँ आसान है और वो रास्ता मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पहुंच एक ही स्थान पर है, यानी कि दोनों की हाइट क्या है? सेम है। अगर दोनों की हाइट सेम है, अगर दोनों की हाइट सेम है तो दोनों में जो एनर्जी हमारी खर्च होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या होगी? सेम होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आपको सेंसेशन या आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो ऐसा लग सकता है कि इसमें मुश्किल है, इसमें आसान है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो क्या कंज्यूम होगी? सेम एनर्जी कंज्यूम होगी। इस पे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा सेशन आना चाहिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर ये सेशन नहीं आता होगा तब मेरे क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपके क्वेश्चन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सीरियसली देखना चाहते हो, सीरियसली आप सीखना चाहते हो, सीरियसली आप एग्जाम निकालना चाहते हो, तो किसी एक को फॉलो अच्छे से करो जो आपको लगे सही नॉलेज दे रहा है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब एनर्जी possessed by ड्यू टू इट्स मोशन, और हम समझने के लिए वेलोसिटी कह सकते हैं, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हिंदी में किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, बहुत क्लियर है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम बता चुके हैं और बहुत क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। जो नया है वो सुन लो। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो पढ़ाई में ना जब हम सीख रहे होते हैं तो मल्टीपल चीज़ें सीखते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली। अब दोनों का मतलब समझाता हूँ। 1 रुपए की एक टॉफ़ी तो 2 रुपए की 2 टॉफ़ी, यानी कि अगर रुपीज़ बढ़ रहा है तो टॉफ़ी भी बढ़ रहा है। जैसे आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, आपके घर में 4 जने और आपका राशन लग रहा है 10 किलो। आपके घर में 4 जने और आपका राशन लग रहा है 10 किलो। अगर मैं इन जनों को 8 कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है राशन भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, और इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली इसका उल्टा है। जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 पीस है मिठाई के हैं 6 पीस, और क्लास में है 2 बच्चे,
और आपको ये 6 पीस बांटने इन दोनों बच्चों को, तो एक को 3 मिलेगा और इसको भी 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देता हूं तो अब यही 6 पीस एक को 2-2 मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ स्वीट्स डिक्रीज हो रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ये क्लियर है? हर चीज सिखा रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए। जिसको आता है वो उछले ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये आता है तो आप महान हो गए। महान वही है जिसका एग्जाम निकल रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि अब क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, सी टेट में भी आ रखा है, बहुत जगह आ रखा है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ने का नजरिया यही होना चाहिए कि आपको ओवरऑल सीखना है। आपको ये नहीं सीखना कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज को सीखना है, आपको सीखना है कि मुझे भाई कंसेप्ट सीखना है, बात खत्म। एक मिनट, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, जैसे कहेगा व्हाट हैपन टू दी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल्स। सिंपल, आपने देखा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के स्क्वायर, है ना। अगर वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो आप लिखोगे 4 टाइम्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और मास है 50, सुनते रहे ना। अब वो कहेगा वेलोसिटी को डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, मतलब पहली वाली जो वेलोसिटी थी उसका डबल कर दिया। सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। तो बताओ अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आम बच्चा इसे कैसे करेगा, आम बच्चा मतलब जो नॉर्मल बच्चा है जो खुद सीख रहा है, वो क्या करेगा, पहले यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएगा 12mv² और यहाँ से v निकालेगा और इस v को यहाँ रख देगा, मतलब v की वैल्यू अगर 10 आएगी तो यहाँ क्या रख देगा 20, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएगा 12mv²। लेकिन जो शार्प है वो कैसे करेगा, वो कहेगा भाई काइनेटिक वेलोसिटी हो रही है डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो 100 का 4 गुना क्या हो जाएगा 400 जूल। सोचो, एक बच्चे ने इस तरीके से करा वो भी सही है, एक बच्चे ने इस तरीके से करा वो भी सही है, लेकिन ये वाला तरीका आपका 2 या 3 सेकंड में आंसर दे देगा। हो सकता है इसमें 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, ठीक है ना। तो यही सब आपको सीखना है, ठीक है। चलो, अब अगली चीज जो आती है बच्चों, वो आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हो गया है, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम। बहुत आसान है और लिखना और पढ़ना तो बहुत आसान है। इसका न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी ऐसी होगा। जो इसका न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानता, वो एक टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज हो रहा होता है, वो उसको करेगा आधे मिनट या 1 मिनट में। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन जानता होगा वो उसे उस क्वेश्चन को कर देगा 10 सेकेंड में, ठीक है ना। तो देखो, तो ये कहता है इट स्टेट्स दैट एनर्जी neither be created nor be destroyed. It can transfer only from one form to other. हिंदी में ऊर्जा का संरक्षण नियम यह कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। और इसका एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक के हिसाब से बताते हैं। तो ये कह रहा है, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
का जो सम होता है, ठीक है ना, जो सम होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। वो कांस्टेंट रहता है। अब समझते हैं होता क्या है। ये सुना तो आपने होगा, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना सीखो। मान लो ये हाइट है कुछ, यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन ए पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, और इस टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 0 जूल। क्यों? क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर रहा। अब आपने इसे छोड़ दिया नीचे, और इस पोजीशन बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मान लो 60 जूल। तो अब जो 40 जूल कम हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। आइडियली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी एनर्जी लग रही होती है जिसे इस समय हम कंसीडर नहीं कर रहे। अब आप पूछोगे कौन सी लग रही है? जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो एयर भी तो उसे अपोज करती है, जिसे कहते हैं एयर फ्रिक्शन, और हिंदी में कहते हैं हवा द्वारा घर्षण बल या फिर वायु द्वारा घर्षण बल। हम उसके द्वारा एनर्जी को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे ही आएगा। और जो मैं कंडीशन बता रहा हूं वो होती है साइंटिफिक लेवल, जब आप साइंस को बड़े स्केल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 40। अब अगर सबसे बॉटम पॉइंट पे आ जाएंगे, मान लो सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 जूल। क्यों? क्योंकि हाइट तो खत्म हो गई, तो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी 100 जूल। सही है ना। पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एंड काइनेटिक कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो जब आप इसे थ्रो करते हो तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है मान लो 10 जूल है, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी हाइट नहीं है। अब जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगा, मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, आपको पता है ना जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। वेलोसिटी कम होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम होना। मान लो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हो गई 4 जूल, तो इस पॉइंट पे इसने कुछ हाइट कवर कर ली, तो हाइट कवर करने की वजह से इसकी एनर्जी हो जाएगी 6 जूल। देखो जिस तरीके से यहाँ पे इसका सम हमेशा 100 ही आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी सम 10 है तो यहाँ पे भी सम कितना आएगा? 10 ही आएगा। और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जिसके बाद ये वापस गिरना शुरू होता है, तो वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि ये रिवर्स मतलब वापस आना शुरू हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 जूल, ताकि इनका सम भी क्या रहे? 10 जूल रहे। तो ये लॉ है ये। अब इसका बहुत बड़े स्केल में इस्तेमाल करा जा सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बना के दिखाता हूं, और आप अगर समझने वाले होंगे तो इससे बहुत कुछ समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये कुछ हाइट कवर करेगा, तो वो हाइट पूछ रहा है कितना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप निकालोगे क्या? आपने पढ़ा है v² - u² = 2gh, पढ़ा है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने पढ़ा रखा है मोशन चैप्टर, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीखना तो पड़ेगा, मुझसे नहीं सीखोगे, पेड कोर्स में जाके सीखोगे तो आप ही ना, तो आज ही सीख लो। अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना भी है, नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइन करोगे, और मान लो आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा औरों के कंपैरेटिव। और याद रखना, ये जंग जो है ये अपने आप से ही है और उसके बाद दूसरों से है, ठीक है ना। और मैंने कहा था ऊपर को फेंकते हैं तो v0 होता है और g होता है -10 ले लो, ठीक है ना। 9.8 की जगह 10 ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है ना, वरना -9.8 ले लो, आपके ऊपर है। तो देखो तो क्या आ जाएगा? v की जगह 0, u की जगह u, 2 की जगह 2, सॉरी u तो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 20, g की जगह -10, h की जगह h। तो देखो -400 = -20 इंटू h बराबर 20। मजा आया ना? h बराबर 20 हमने किससे करा? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वही देखो, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। अब आपको पता है कि यहां पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अभी तो मैंने समझाया था। देखो देखो
लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो पोटेंशियल है 0, लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पे काइनेटिक 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एग्जैक्टली उतनी हो जाएगी जितनी क्या थी काइनेटिक। रियल केसेस में, रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसा ही चल रहा है और किताबों में ऐसा ही करना होता है और आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा। समझ आया? तो बस अब देखो यहां से कितना आसान होगा। अब जिसको समझ आया कि यहां पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मन में ही लिखेगा। देखो हाफ mv² मन में लिखा, ये मैं मन वाला यहां पे लिख देता हूं। मान लो मेरा दिल ये रहा, ठीक है ना, मन ये रहा, हाफ mv² ये रहा, मैं मन में ही लिख रहा हूं, mgh ये रहा, m से m काट दूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखते रहे ना, v कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, ये मन में ही चल रहा है 2 और g की जगह 10 और h। अब ये काट दूंगा 200, मन में ही चल रहा है, और ये काट दूंगा 20, मन में ही चल रहा है। समझे? तो मैंने मन में 4 या 5 सेकंड लगेंगे। हाफ mv² mgh, m से m जाएगा, v है 20, 20 का 400 भाग 2 100, 400 भाग 2 200, 200 भाग 10 20, आंसर। समझे? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब हम इनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो 2 रास्ते आते हैं। एक तो होता है विदाउट इंप्लीमेंटेशन, एक होता है विद इंप्लीमेंटेशन। अभी तो ये भी आसान लग रहा है, इसमें अगर मैं यही केस डाल दूं ना कि ये बीचों बीच कितना होगा, तब आप इससे नहीं कर सकते। देखो यही क्वेश्चन है और पूछ लूं बीचों बीच कितनी हाइट होगी, तो सिंपल है, टोटल हाइट है 20, तो बीचों बीच हाइट कितनी हो जाएगी 10। लेकिन इस वाले केस में मुश्किल हो जाता। समझे मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस वाले केस में मुश्किल क्यों हो जाता, क्योंकि अभी आपने ये एक वाली इक्वेशन क्यों लगा दी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता था फाइनल में वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन इस बीच वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी नहीं पता। अगर आपको बीच वाले पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता तो आप ये वाली इक्वेशन इस बीच वाले के सिनेरियो से नहीं लगा सकते। हाँ, कैसे कर सकते हो, वही टोटल हाइट निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्लासेस को फॉलो करो और समझो, और जो डाउट हो पूछो। और मैं इस 3rd क्लास जो इसकी होगी उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा और आप देखना बहुत मजा आएगा जो भी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है ना। और चैनल को शेयर करो बच्चा, वरना मैं बंद कर दूंगा ये चैनल, क्योंकि देख कोई रहा नहीं है और मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरी ऊर्जा वेस्ट हो रही है और मैं इसमें इमोशनली अटैच हो जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। अब एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा परिमेय। देखो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ये भाषा है, भाषा से प्यार करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगी। वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा, थ्योरम मतलब परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय। अब ये क्या कहता है? अब आप में से कई बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर ये क्लास 9th में नहीं है। ओपन चैलेंज बता रहा हूँ, ओपन चैलेंज की क्लास 9th में, मुझे ना 10 साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना, 9, 10th, 11th, 12th, क्लास 9th में ओपन चैलेंज है कि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है, लेकिन ओपन चैलेंज है कि इसका न्यूमेरिकल है, और वो भी किसमें? एग्जाम्पल में। हालांकि उसने वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम नहीं बोला, लेकिन करा उसी से रहा है, ठीक है ना। तो मैं वो एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और बहुत मजा आने वाला है अगर आप मेरे साथ बने हो तो, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है ना, पढ़ाई के अलावा, ठीक है ना। अब सुनना, ये क्या कहता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है कि ये मूव कर रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल। सपोज आपने इस ऑब्जेक्ट को पीछे से धक्का दे दिया, फोर्स लगा दिया। जब आप इसे फोर्स लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाफ mv²। तो किसी चीज को धक्का देने से या रोकने से उसका मास तो चेंज नहीं होगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई और अब इसकी नई काइनेटिक एनर्जी आ गई 15 जूल। कितनी आ गई? 15 जूल, 15 जूल। तो इसने कितने का काम करा होगा? 5 जूल का, क्योंकि जो एनर्जी में परिवर्तन आया है वही तो आपने काम करा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और चेंज, डेल्टा को कहते हैं चेंज, परिवर्तन, और चेंज का फॉर्मूला हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं करते तो मैं समझाता हूं। आपका वजन था 50, अब हो गया 60, तो कितने का चेंज हो गया? 10 का। तो यहाँ पे भी आदमी बाद वाले में से पहले वाला ही घटाया है, समझे। अगर इसी को मैं काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में कहूं तो क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। यहां से हाफ m कॉमन लिया और क्या बच जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस
V1 स्क्वायर। तो ये वो रिजल्ट है जिसका एग्जाम्पल यूज कर रहा है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी। आई विल प्रूव। बस आपका काम है, सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पढ़ के रखनी है, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना एक के बाद एक पेलते जाएंगे। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में कहूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh2 माइनस mgh1, तो mg कॉमन लोगे, h2 माइनस h1। समझ आया? और इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे होते हैं, और जिसको इनकी नॉलेज ना हो वो वही है, वो करेगा आधे मिनट में, यानी कि 30 सेकंड या 60 सेकंड में, और जिसको इनकी नॉलेज हो वो कर देगा 10 सेकंड में। यही अंतर बना रहेगा और आप हारते चले जाओगे, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आता है पावर। पावर की हिंदी में कहते हैं शक्ति। जैसे जब मैं पढ़ाता था ना, तो मैं क्या करता था, एक छोटे बच्चे को उठाता था, एक बड़े बच्चे को, या एक मोटे बच्चे को, एक पतले बच्चे को, और मैं कहता था किस में पावर ज्यादा है। सारी क्लास चिल्ला के बोलती थी सर मोटे बच्चे में पावर ज्यादा है, सारी क्लास चिल्ला के बोलती थी सर बड़े बच्चे में पावर ज्यादा है। लेकिन वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि पावर ना शारीरिक रूप से डिफाइन नहीं होती है, मतलब ऐसे देख के नहीं बता सकते किसमें पावर ज्यादा है किसमें पावर कम। पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। ये रेट का मतलब होता है, कहीं पे भी रेट आएगा तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। हिंदी में कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यूनिट होती है वॉट, यूनिट होती है वॉट, ठीक है ना। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां से हमने क्या सीखा, सुनते रहना। एक तो वॉट हो गई, और एक यूनिट हो सकती है जूल, और नीचे सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं, चीजें सीखोगे, कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। पावर का आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आपको पावर को डिटेल में समझना है तो बहुत आसान है। ये एक प्लॉट है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है। आपने दो लड़के चुने, चाहे सेम हो, लंबे छोटे हो, मोटे पतले हो। आपने कहा कि भाई जो इस खेत में, ये पूरे खेत में मिट्टी को फावड़े से उलट पुलट कर देगा, जैसे जो होता है, जो जल्दी कर देगा वो विनर है। मान लो इस लड़के ने करा 10 दिन में, और इस लड़के ने करा 5 दिन में, तो आप कहोगे भाई 5 दिन वाले की पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अभी मैंने डायरेक्टली इन्वर्सली बताया था। इन्वर्सली का मतलब होता है जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, और जिसका टाइम कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से किसका टाइम कम है? इसका। लेकिन कंडीशन याद रखना कि काम दोनों का सेम होना चाहिए। तो सेम काम में जो कम समय लेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा समय लेगा उसकी पावर कम होगी। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने घर की सीढ़ियाँ जो भी हो उसमें बच्चों को कहो कि इसके 5 चक्कर लगाओ, ऊपर नीचे, और जो 5 चक्कर जल्दी लगा लेगा उसकी पावर ज़्यादा, और जो कम लगाए देर में लगाएगा उसकी पावर कम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, पावर का कंसेप्ट था, और पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ से पावर के ना 2 अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। किताब में डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, mgh अपॉन टी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, और पावर का फॉर्मूला हाफ mv²/t भी हो सकता है। अब आप कहोगे कहाँ से आया? अभी देखो, वर्क का फॉर्मूला था चेंज इन एनर्जी। किससे आया था मेरे प्यारे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके दोस्तों, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क किसके बराबर था? चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी को हम 2 सेंस में लिख सकते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इनिशियल हाइट 0 मतलब जमीन से उठ के चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी चली गई, तो वर्क यानी कि एनर्जी वर्क
किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के। इसी तरीके से अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और आपने धक्का देके चलाना शुरू किया तो ये एनर्जी चली जाएगी। तो यहाँ पे भी वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये फॉर्मूले भी बन सकते हैं और हम न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब पैसा नहीं है, शेयर करें, क्योंकि मेरे को बहुत बोरियत फील हो रही है क्योंकि ज़्यादा बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं टिका रहूँगा जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे। थैंक यू।